नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी पेडागोजी से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में जो सीटेट ऑनलाइन पेपर में पूछे गए, जो कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपकी एग्जाम चली थी। बीच में कुछ पेपर नहीं हुए थे, वो बाद में हुए। उन प्रश्नों को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पेपर फर्स्ट की हिंदी और पेपर सेकंड की हिंदी, यानी कि दोनों की हिंदी यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। तो पेपर फर्स्ट की लगभग खत्म हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्न के बाद में जो आपके जो प्रश्न मिलेंगे वो पेपर सेकंड के मिलेंगे, यानी कि पेपर सेकंड के भी यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर देखिए, अभी तक हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा, देख लीजिएगा। हर पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 300 प्रश्न अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। 301 से 350 तक इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा। यहाँ पर 7वां पार्ट है। यदि और जो अपलोड किए हुए पार्ट है उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा को कौन परिभाषित कर रहा है यहाँ पर। क्षेत्र में भाषा की वाक् परिभाषाएं, देश अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, या फिर क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। यहाँ पर देखिए, क्षेत्रीय भाषा को कौन परिभाषित कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्षेत्र में भाषा की वाक् विशेषताएं, ये क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य। देखिए, संकेत भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, संकेत भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, या फिर संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पर संकेत भाषा के संबंध में सही कथन को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सही कथन होगा संकेत भाषा का क्या होता है, व्याकरण है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना रिक्त स्थान है, क्या है, स्वाभाविक तथा अवचेतन है। भाषा के बारे में पूछा गया है ना। सुविचारित तथा चेतन है, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, या फिर जन्मता तथा अस्वैच्छिक है। देखिए, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर सही आंसर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो भाषा सीखना होती है ये सुविचारित तथा चेतन होती है। कैसी होती है भाषा सीखना, सुविचारित होती है और चेतन होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यपुस्तक के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, कक्षा में निर्देश की माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना, या फिर बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है, आपको इसका आंसर देना है कि क्या तात्पर्य है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य। यहां पर देखिए, हिंदी भाषा के बारे में कौन सा सत्य कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ भारत की राष्ट्रभाषा है, यहाँ शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, यहाँ भारत की सह राज्य भाषा है, या फिर यहाँ भारत की राजभाषा है। भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए 3 विकल्प दिए गए थे और तीनों के तीनों गलत विकल्प थे। तो यहाँ पर आपको 1 अंक मिला था, यानी कि जो 4th वाला विकल्प है कि यहाँ भारत की राजभाषा है, ये विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया था, मेरे द्वारा जोड़ा गया है, सही है, इसलिए मैंने इसको रख दिया कि कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आपको। यहाँ भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है ना हिंदी, इसके बारे में आपको पता होगा। यहाँ शिक्षा में समान द्वितीय भाषा भी नहीं है, यहाँ भारत की सह राज्य भाषा भी नहीं है। सह राज्य भाषा कौन सी आपकी, अंग्रेजी है ना। लेकिन यहाँ पर हिंदी के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ भारत की क्या है, राजभाषा है। तो इसका आपको 1 अंक मिला था, लेकिन 4th वाला विकल्प मैंने जोड़ दिया है अपनी तरफ से। 4th वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यहाँ भारत की राजभाषा है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसी प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार में एक विज्ञापन, पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, या फिर प्रसिद्ध लेखक
प्रेमचंद के द्वारा लिखी लघु कथा। यहाँ पर देखिए प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार किसे नहीं करेंगे, तो आप नहीं करेंगे पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर देखिए कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, तो वहां यहाँ पर क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है, या फिर उनके कौशल को याद लिखा हुआ है ना, अब उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर क्या कर रही है शिक्षिका कक्षा 8 की, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए वो कह रही है। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होती है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर साहित्य पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। ये जो विकल्प होगा आपका पहला वाला, ये भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से परे का पठन, बारीकी से पठन, या फिर सरसरी तौर पर पढ़ना, है ना, पढ़ना लिखा हुआ है यहाँ पर, सरसरी तौर पर पढ़ना। यहाँ पर देखिए जो रवीन है वो समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। तो वो किस प्रकार उस पाठ को पढ़ रहा है ना, या फिर उस लेख को पढ़ रहा है, तो वो सरसरी तौर पर उसको पढ़ रहा है। तो यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? यहाँ देखिए वो पढ़ते समय उस शब्द को तो पहचानती लेकिन स्वयं से उसे प्रयोग करने में वो समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं। सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, या फिर पठन शब्द भंडार। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा निष्क्रिय शब्द भंडार, क्योंकि वो शब्द को तो पहचानती लेकिन स्वयं से उसे प्रयोग करने में वो असमर्थ है। तो इस शब्द भंडार को आप निष्क्रिय शब्द भंडार के रूप में जानते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल रिक्त स्थान है, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर आधारभूत अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए, एक मिनट, लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, या फिर कोश विषयक उपागम। कौन सा लेखन उपागम जो है वो शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? वो कौन सा उपागम है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वो है प्रक्रिया उपागम। कौन सा है? प्रक्रिया उपागम, जो कि शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अरुल और राहुल शिक्षक अपने व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यहाँ समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विषय ज्ञान,
कार्यविधिक ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान या फिर घोषणात्मक ज्ञान। तो यहाँ पर जो व्याकरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? घोषणात्मक ज्ञान कहलाती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं, शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले में अभिनय करते हैं, या फिर शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। यहाँ पर निवेश आधारित कार्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जो निवेश आधारित कार्य होगा आपका, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। ये भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। व्याकरण अनुवाद विधि है, ध्वनि की तरंग लंबाई है, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप है या फिर त्रुटि शुद्धि है। यहाँ पर भाषा शिक्षा की संकल्पना कौन सी नहीं है? तो वो आपकी ध्वनि की तरंग लंबाई या जो लंबाई है ये भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर से अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। यहाँ किसके अधिक निकट है? यहाँ पर किसके अधिक निकट है इसके बारे में पूछा गया है। बोधगम्य निवेश के, बोधगम्य उत्पाद के, परिकल्पना का, अनुवीक्षण के या फिर प्राकृतिक क्रम के। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ किसके अधिक निकट है। राइट आंसर आपका होगा ये बोधगम्य निवेश के अधिक निकट है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति तथा सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अधिगम के, विकास के, अर्जन के या फिर कार्य के। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा देखिए भाषा के अवचेतन स्वीकृति, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है तो उसे भाषा के अर्जन के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अर्जन के रूप में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? यहाँ पर देखिए भाषा का अंग पूछा गया है, कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, रूप, अर्थ या फिर पठन। तो सभी को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पठन। देखिए पठन जो है वो एक भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि है, रूप है, अर्थ है, लेकिन पठन नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, सहरचनात्मक उपागम या फिर निगमन पद्धति। इसका सही आंसर होगा श्रव्य भाषा पद्धति, जिसे सुना जाता है ना। ये जो पद्धति होती है ये भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम या फिर विभिन्न दर्शन ग्राही या ग्रहणशील पद्धति। तो यहाँ पर आपका 320 का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर उस पद्धति के बारे में आपको बताना है जो शिक्षक को सभी पद्धति के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो वो पद्धति है विभिन्न दर्शन ग्राही या फिर ग्रहणशील पद्धति, है ना। इस पद्धति के बारे में जागरूक होना चाहिए शिक्षक को। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? गहन पठन है, बारीकी से पठन है, विस्तृत पठन है या फिर सरसरी दृष्टि से देखना है? समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि जो डालते हैं वो किस प्रकार का पठन है? राइट आंसर होगा वो सरसरी दृष्टि से देखना होता है ना। सरसरी दृष्टि से अपन देख लेते हैं जो भी मोटी मोटी पंक्ति होती है ना, मुख्य पंक्तियां होती है उसको, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? है ना, लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य या फिर व्याकरणिक परिशुद्धता। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये लेखन की विशेषता नहीं होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यहाँ पहचानने में सहायता करता है? यहाँ पर देखिए अमूर्त शब्दों के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यहाँ पहचानने में सहायता करता है। बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण, है ना, अर्थ लिखा हुआ, अर्थपूर्ण संदर्भ
में अच्छी तरह सीखते हैं। निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतः क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। वो कौन सा सिद्धांत है जो बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है? तो वह सिद्धांत है बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। पहला वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों के संप्रश्नात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? यहां पर देखिए वो कौन सा उपागम है जो शिक्षार्थियों के संप्रश्नात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। संरचनात्मक उपागम है, रचनावाद उपागम है, संप्रश्नात्मक उपागम है या फिर कौशल आधारित उपागम है? यहां पर आपको सही आंसर का चयन करना है। राइट आंसर आपका होगा यहां पर देखिए संप्रश्नात्मक उपागम। यहां पर संप्रश्नात्मक उपागम ये शिक्षार्थियों में संप्रश्नात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रामाणिक आकलन क्या है? देखिए प्रामाणिक आकलन क्या है इसके बारे में बताना है। मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वहां उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या फिर नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है या फिर अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना है। यहाँ पर प्रामाणिक आकलन क्या है इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो प्रामाणिक आकलन है वो शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वहां उपागम है जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुआ है या फिर नहीं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? देखिए रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा गया है। सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना होता है। शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई या फिर विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना है। यहाँ पर रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा गया है। सही कथन का चयन करना है तो सही कथन होगा शिक्षार्थियों की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें अधिक लिखना है या फिर पूर्णता सही होना चाहिए। यहाँ पर स्वतंत्र लेखन के बारे में पूछा गया है। लाभ पूछा गया है उसका मुख्य कौन सा है? अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकता है। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते या फिर लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते। तो जो स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ होता है वो होता है शिक्षार्थी रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलान करके ध्वनियां निकालनी शुरू कर देते हैं? जैसे कि बा, दादा, है ना, इस प्रकार के जो उच्चारण है उसको निकालते हैं, उस ध्वनियों को निकालते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे किस अवस्था में, है ना, तो किलकारी करने की अवस्था है, एक शब्दीय अवस्था है, टेलीग्राफिक वाक अवस्था या फिर बलबलाने की अवस्था है। तो जब इस प्रकार के बच्चे ध्वनियां निकालते हैं तो वो बलबलाने की अवस्था में होते हैं ना। बलबलाने की अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निष्पादन परीक्षण के, निदानात्मक परीक्षण के, योगात्मक परीक्षण के या फिर लिखित परीक्षण के? किसके द्वारा पहचाना जा सकता है किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा निदानात्मक परीक्षण से पहचाना जा सकता है। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक? देखिए प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षक है, विद्यालय है, अवसरों की प्रकृति है या फिर पहचान तथा प्रोत्साहन है। तो यहाँ पर प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? अवसरों की प्रकृति होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई होती है? यहाँ पर कौन सी कठिनाई होती है? भाषा की संप्रेषण संबंधी होती है, अभिव्यक्ति संबंधी होती है, ग्राह्यता संबंधी होती है या फिर उच्चारण संबंधी होती है? देखिए कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को तो समझते हैं लेकिन वो किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई होती है इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अभिव्यक्ति संबंधी। जो उनको कठिनाई होती है वो अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई होती है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
कक्षा में शिक्षण शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थी को किस श्रेणी में रखेंगे? कक्षा में जो शिक्षण है वो शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षार्थियों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? संकेत देने वाली, संकेत समझने वाली, विरोध करने वाली या फिर सहमति देने वाली? तो शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण यदि कर रहा बच्चा तो उसे आप संकेत समझने वाली श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थियों को लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है पूछा गया है। यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए, या फिर विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। यहाँ पर लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है इसके बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्यों के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उसे भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सिद्धांत है जो इस कथन का समर्थन करता है। व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मकवादी है, सहसची, सहसची यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सहजतावादी है ना, सहजतावादी है ना, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। व्यवहारवादी है, संज्ञानात्मकवादी है, सहजतावादी है या फिर रचनावादी है। तो यहाँ पर जो ये सिद्धांत हैं ये किस कथन का समर्थन करता है, सॉरी किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये सहजतावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। स्थानीय मान को समझने में कठिनाई का होना, भाषण की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना या फिर सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। यहाँ पर कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा स्थानीय मान को समझने में कठिनाई का होना, ये भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है ना। सूची फर्स्ट में भाषाई घटक दे रखे हैं और दूसरी सूची है उसमें भाषाई घटकों की आपको व्याख्या करना है, यानी कि ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थ विज्ञान किसे कहते हैं, वाक्य विन्यास किसे कहते हैं, शब्द संरचना किसे कहते हैं। ये बताने के बाद आपको कूट में आंसर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, तो एक कूट में आंसर आपको देना है। तो हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले है ध्वनि विज्ञान, है ना। ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं? तो ध्वनि विज्ञान ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचना के नियमों को संदर्भित करता है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम नीचे करेंगे तो हमें समझ आ जाए। फर्स्ट का होगा आपका बी, है ना। और अर्थ विज्ञान किसे कहते हैं? तो अर्थ विज्ञान कहते हैं आपका संप्रतियों के प्रस्तुतिकरण में शब्दों तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित कहते हैं। तो आपका सेकंड वाले का हो जाएगा सी, सेकंड वाले का सी, है ना। वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास किसे कहते हैं? तो वाक्य विन्यास कहते हैं आपका वाक्यों के बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियमों को बताना, है ना, वाक्य विन्यास के। तो यहां पर थर्ड में क्या आ जाएगा आपका डी। और शब्द संरचना, शब्द संरचना किसे कहते हैं? तो शब्द संरचना आपका होगा व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है, यानी कि आपका फोर्थ का होगा यहां पर ई वाला। तो ये कहां पर है? यहां पर देख सकते हैं आप 4 विकल्प में बी सी डी ई, है ना। पहले विकल्प में देखें बी सी डी ई, पहले वाले विकल्प में है, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है तब इसे क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है, व्याकरणिक रूप कहा जाता है, ओवर रेगुलराइज कहा जाता है या फिर वार्तालाप कहा जाता है। जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है भाषा एक डेढ़ से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की, तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीग्राफिक। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है? नेगेटिव प्रश्न है। रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, या फिर सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। यहाँ पर कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है उसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना, ये एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वस्फूर्त तरीके से होता है, यह सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यहाँ पर भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वस्फूर्त तरीके से होता है, ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर अंतःक्रियावादी? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर यह व्यवहारवादी द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है ना? प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए। सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए, या फिर पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक गहन पठन की विशेषता क्या मानी जा सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, यह गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भाषा कौशल है, या फिर जो ग्रहणात्मक कौशल है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मैंने बताया था कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। उसके बारे में हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भाषा कौशल है? नई भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता, बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझने की योग्यता, या फिर द्वितीय भाषा के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तो यहाँ पर देखिए ग्रह भाषा कौशल के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ बनाने की योग्यता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना में क्या शामिल है? चेष्टाएं करना तथा मुख के भाव का प्रयोग करना है, घर की भाषा के सारांश है, शिक्षक के द्वारा चित्र शब्दकोश का प्रयोग है, या फिर संकेतों का प्रयोग है? क्या शामिल है यहां पर आपको बताना है। 342 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा चेष्टाएं करना तथा मुख के भाव का प्रयोग करना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उनके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है? घर की भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। यहाँ उनके अधिकारों का हनन है। विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग का निषेध करना असंवैधानिक है, या फिर इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो यदि विद्यालय में बच्चे को अपने घर की भाषा प्रयोग करने से मना करना उसके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक पूछा गया है, तो हानिकारक इसलिए है क्योंकि इससे विद्यार्थी स्वयं को हाशिए पर महसूस कर सकते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जब द्वितीय और बहुभाषी लोग अपने बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, एकल भाषा, कोडों को मिलना, या फिर एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण। राइट आंसर आपका क्या होगा? 344 का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जब द्वितीय और बहुभाषी लोग अपने बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्कमूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? तो ये एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसे मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता कहेंगे? मातृभाषा पर आधारित है ना, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, कम से कम 2 से 3 बार ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से, यहाँ पर देखिए मातृभाषा से आरंभ करते हैं और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करते तथा आगे जाकर अंग्रेजी तथा हिंदी पढ़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी से
आरंभ करते हैं तथा आगे जाकर 3-4 भाषाएं पढ़ते हैं। शिक्षार्थी प्राथमिक विद्यालय में अपनी मातृभाषा सीखते तथा बाद में अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुभाषिकता के बारे में बताया गया है। तो बहुभाषिकता क्या होगी, जिसमें अनेक भाषाएं होगी। तो यहाँ पर देखिए मातृभाषा से आरंभ करता है और उसमें और अधिक कम से कम 2 भाषाएं जोड़ता है। तो ये मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता इसे आप कहेंगे। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। शिक्षार्थी भाषा की संरचना का विश्लेषण करके अर्जित करते हैं, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके अर्जित करते हैं, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर या फिर प्राकृतिक अन्य क्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके सीखते हैं। शिक्षार्थी भाषा किस प्रकार अर्जित करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो शिक्षार्थी हैं ये प्राकृतिक अंतः क्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके भाषा अर्जित करते हैं। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित। देखिए अभिव्यक्ति से संबंधित कौन से, 2 मैंने आपको बताए थे। एक तो ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा कौशल बताया था अभिव्यक्तात्मक कौशल, है ना। 2 प्रकार के कौशल बताए थे। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये 2 रूप में बांटा गया है ना। तो 4 कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, है ना। ये 4 कौशल होते हैं और 4 कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो अभिव्यक्ति से संबंधित यानी कि अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है। उसमें कौन है, पढ़ना सुनना है, सुनना लिखना है, बोलना लिखना है, पढ़ना बोलना और लिखना है। तो यहाँ पर अभिव्यक्तात्मक कौशल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बोलना और लिखना, है ना। बोलना और लिखना, बोलना और लिखना किसका हो गया, आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल का। ग्रहणात्मक कौशल में क्या आएगा, पढ़ना और सुनना, ये ग्रहणात्मक कौशल में आएगा और अभिव्यक्तात्मक कौशल में बोलना और लिखना आएगा, है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। वर्णनात्मक लेखन है, विवरणात्मक लेखन है, वृत्तांत लेखन है या फिर तार्किक लेखन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, वो होगा वर्णनात्मक लेखन। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, मौन तरीका, प्राकृतिक उपागम या फिर सामुदायिक भाषा अधिगम। यहां पर देखिए भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत पूछा गया है कि परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किसको किया गया है। तो यहां पर सामूहिक भाषा अधिगम को किया गया है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। उपाख्यात्मक रिकॉर्ड कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है, रूब्रिक कहलाता है या फिर परियोजना कहलाता है। तो यहाँ पर जहां पर भी संग्रह आ जाए, है ना, किसी का भी वो संग्रह हो, क्या होगा सही आंसर आपका, पोर्टफोलियो होगा, है ना। ये एक संग्रह करने का, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अपनी फाइल वगैरह रखते हैं ना, एक फाइल होती है एक प्रकार की, तो फाइल में हम क्या क्या रखते हैं, तो उसी से आप यहाँ पर समझ जाएगा। तो फाइल में जैसे कि हम हमारे जो मार्कशीट वगैरह होते हैं, जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रखते हैं। और पोर्टफोलियो में क्या रखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेंगे, 301 से लगाकर 350 तक। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।